अस्सलाम वालेकुम। डायरेक्ट लाइन के साथ मैं हूं जवेरिया जैद। नाज़रीन, दुनिया पाकिस्तान की सिफारती कामयाबियों के चर्चे कर रही है। कभी आलमी फोरम्स पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ सुना जाता है तो कभी बड़ी ताकतें इस्लामाबाद से राब्ते बढ़ाती दिखाई देती हैं। कभी खत्ते की बदलती सियासत में पाकिस्तान को अहम खिलाड़ी करार दिया जाता है तो कभी खबरों में कामयाबियाँ हैं, बयानात में एतमाद है, तस्वीरों में मुस्कुराहटें हैं। मगर सवाल ये है कि क्या ये कामयाबियाँ आम आदमी की ज़िंदगी में भी उतर रही हैं? कहा जाता है कि मुल्क सिर्फ तारीफ़ों से नहीं चलते। कौमें उस वक्त आगे बढ़ती हैं जब मईशत मजबूत हो, इदारे मुस्तहकम हो, कानून सबके लिए बराबर हो और सियासी निज़ाम एतमाद पैदा करे। लेकिन यहाँ सूरत हाल ये है कि सियासत अब भी महाज आराई का शिकार है। पार्लियामेंट कमज़ोर दिखाई देती है, सियासी जमातें एक दूसरे को गिराने में मसरूफ़ हैं और आम आदमी रोज़ बढ़ती महंगाई, बेरोज़गारी और गैर यकीनी मुस्तकबिल के बोझ तले दबता जा रहा है। सवाल ये भी है कि आखिर मौशी इनकलाब कब आएगा? कब पाकिस्तान एक इमदादी मईशत से निकलकर पैदावारी मईशत बनेगा? कब नौजवानों को कर्ज नहीं मौके मिलेंगे? कब सनत, ज़राअत और टेक्नोलॉजी को हकीकी तरजीह दी जाएगी? और कब फैसले 5 माह नहीं 25 साल आगे देख कर किए जाएंगे? और सबसे अहम सवाल ये है कि आम आदमी आखिर कब खुशहाल होगा? इन्हीं तमाम के जवाब जानने के लिए पैनल मेरे साथ मौजूद है। तारुफ मैं करा देती हूँ। डिस्कशन के लिए मोहसिन बेग साहब और मसूद रज़ा साहब सीनियर एनालिस्ट हैं, इन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का अदा करना चाहूँगी। मोहसिन बेग साहब, सबसे पहले डिस्कशन का आगाज़ मैं यहाँ से करना चाहूँगी कि सिफारती महाज पे तो हमने देखा है कि हमने कामयाबियों के झंडे गाड़े हैं और गाड़ भी रहे हैं, लेकिन सर अहम सवाल ये है जो एक आम आदमी पूछ रहा है कि इसके जो समरात हैं, इसके जो फ़वाइद हैं, वो आम आदमी तक कब पहुँचेंगे और कब हम मौशी मैदान में इनकलाब लेकर आएंगे? बहुत शुक्रिया। बेसिकली आपका सवाल बहुत ही वैलिड है और मैं इस पे रोज ऑलमोस्ट गुफ्तगू करता हूँ कि आपने पाकिस्तान को जो अल्लाह ने इज्जत दी और जिस तरीके से हमने इंटरनेशनली अपने आप को रिकग्नाइज करवाया, एक पीस मेकर के तौर पर भी और एक नेगोशिएटर के तौर पर भी और एक सालिस के तौर पे। देखिए, जब इतनी बड़ी जंग हो जिसमें एक सुपर पावर हो, दूसरा इजराइल और तीसरा ईरान हो, तो उसमें पाकिस्तान का सालिस बन के जो किरदार अदा करना है वो एक मामूली बात नहीं है, वो बहुत बड़ी बात है। अब आ जाते हैं मौशी तौर पर जो पाकिस्तान के अंदरूनी हालात हैं, वो इतने ख़राब हैं कि मैं उसको बयान नहीं कर सकता। मैं उसके ऊपर रोज़ बात करता हूँ कि अब आपको कम से कम अपनी मईशत पे ध्यान देना चाहिए और जो कामयाबी आपको इंटरनेशनली और रिकग्निशन मिली है उसको आपने माशी तौर पर कैश करवाना है और आम आदमी को रोजगार, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, रोजगार मिलना चाहिए, बिजनेस कम्युनिटी को थोड़ा रिलीफ मिले। हैवी टैक्सेशन ने कमर तोड़ दी सबकी, बिजनेस इंडस्ट्री बंद हो गई, बिजनेसमैन यहाँ से सरमाया लेके चले गए, ब्रेन ड्रेन भी हुआ है। अवाम को और खासकर हमारे यंगस्टर्स को अपना कोई फ्यूचर नजर नहीं आता अनटिल कि आप अपनी पॉलिसीज बदलें और उन पॉलिसीज के तहत आप एक आम आदमी के लिए सहूलत पैदा करें। अब हो के आ रहा है कि हमारे जो फाइनेंस की टीम है, इकोनॉमिस्ट हैं, वो तो खैर अल्लाह ताला ने पाकिस्तान में कोई पैदा ही नहीं किया। हमें बाहर से इंपोर्ट करने पड़ते हैं और जो इंपोर्ट होते हैं उनका जो नजरिया है वो पाकिस्तान की आवाम के लिए नहीं है, वो तो सिर्फ अपनी नौकरी पक्की करने के लिए पाकिस्तान में आते हैं। तो मकसद ये है कि कोई होम ग्राउंड इकोनॉमिस्ट हो जो आवाम की और पाकिस्तान की बात करे और उसको मद्देनजर रख के इकोनॉमिक पॉलिसीज दे जिससे हमारा कारोबार चले और रोजगार मिले और बिजनेस कम्युनिटी को थोड़ा सा रिलीफ मिले। नासिर बेग साहब, तो वो तो मैं यहाँ पे ये बात ऐड करना चाहूँगी कि अगर हम इकोनॉमिस्ट की बात करें तो बड़े अच्छे अच्छे इकोनॉमिस्ट भी हमारे पास मौजूद हैं और हमारे प्रोग्राम में भी बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट आते हैं। आज भी हमने दावत दिया अपने प्रोग्राम में और वो भी यही शिकवा करते हुए नजर आते हैं कि हमारे पास पॉलिसीज तो होती हैं लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन नज़र नहीं आती है। इस पर मैं आपसे मजीद भी बात करूँगी, लेकिन हमें मसूद रज़ा साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है। मसूद साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपसे भी सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगी कि सिफारती कामयाबियों के समरात आम आदमी तक कब पहुंचेंगे और ये जो इंटरनेशनल रिकग्निशन है इसको मौशी तौर पर हम कैश कब करेंगे कि आम आदमी को फायदा हासिल हो? बहुत शुक्रिया जवेरिया आपका। एक बंदा 50,000 रुपए कमाता है, उसे घर का किराया देना, खर्चे देने हैं, बच्चों की फीस देनी है। इनमें से कोई सियासतदान हो या कोई माशी माहिर हो, वो बजट बना के दिखा दे, 1 महीने का नहीं बना सकता। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती से इस वक्त जो सूरत हाल है वाकई बहुत खराब है। कोई 50% की गरीब आबादी हमारी खत गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार रही है। यानी अगर हम
25 करोड़ लोग हैं तो 12.5 करोड़ या 12 करोड़ लोग हम बिल्कुल वो है जो एक वक्त का खाना खा लें तो बहुत बड़ी बात है। तो ये जो सिफारती कामयाबियां हैं ये उस वक्त मटेरियलाइज हो सकती हैं जब हमारे मुल्क के अंदर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, जब हमारे मुल्क के अंदर एक स्टेबल निजाम मौजूद हो। हमने अभी तक पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी को मैनेज जरूर किया है, लेकिन हमने उसका एक जो रैशनल या नेचुरल या ऑर्गेनिक कोई तरीका का जो है वो हमारे सामने मौजूद नहीं है। जो मसाइल हैं वो अपनी जगह मौजूद हैं। तो कोई भी अगर पैसा लगाने आएगा तो वो देखेगा कि ये सिस्टम जो चल रहा है ये कितना ड्यूरेबल है और कितना इस पे भरोसा किया जा सकता है। फिर सिक्योरिटी के इश्यूज हैं जिस पर हम बड़ी मेहनत कर रहे हैं, हमारी बड़ी बड़ी कुर्बानियां हैं, चाहे वो अफगानिस्तान का बॉर्डर हो या इंडिया का बॉर्डर हो, तो हमने वहां बड़ी कुर्बानियां दी और कुर्बानियां दे रहे हैं। लेकिन जरूरत इस बात की है कि दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंका जाए। तो सिफारतकारी को इस्तेमाल करना है तो यहाँ पर भी इस्तेमाल किया जाए कि जो अब भारत है या अफगानिस्तान है वो जो कुछ हमारे मुल्क के अंदर कर रहे हैं और हमारे मुल्क के निजाम को तलपट कर रहे हैं, तो वहां पर सिफारतकारी को इस्तेमाल होना चाहिए। ये तो जरूर हो सकता है, लेकिन पैसा है यहाँ पर कोई अपना पैसा लगाए वो उस वक्त तक मुमकिन नहीं है जब तक आपके यहाँ एनर्जी क्राइसिस पे आप काबू नहीं पाते, अपने पॉलिटिकल क्राइसिस पे काबू नहीं पाते और अपना सिस्टम ठीक नहीं करते और ऐसे हुक्मरान नहीं होते जो अवाम के असल मसाइल को समझते हैं। आप मुझे इस वक्त जो भी बरसाती इख्तियार जमाते हैं उनकी क़यादतों को आप देख लीजिए और मुझे बता दीजिए कोई एक शख्स भी ऐसा है जो एक आम आदमी की तरह जिंदगी गुजारता है। अगर वो एक आम आदमी की तरह जिंदगी नहीं गुजारता तो उसे एक आदमी की तकलीफ का अंदाजा ही नहीं है। बिल्कुल सही। ड्राइंग रूम में बैठकर आम आदमी आपने जो पॉलिटिकल क्राइसिस की बात की, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यही मैं मोहसिन बेग साहब के सामने पॉइंट रखना चाहूँगी और सवाल करना चाहूँगी। सर, ये जो पॉलिटिकल क्राइसिस हैं, जब तक सियासी इस्तेहकाम हमारे मुल्क में नहीं आएगा तो मौशी इस्तेहकाम का क्या तसव्वुर किया जा सकता है? और ये जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है ये किस तरह से आ सकती है, कितनी ज़रूरी है ये, और क्यों इस पर काम नहीं हो रहा? देखिए, बेसिकली मेरा तो जवाब बड़ा ब्लंट है। आपकी मेरी जिंदगी में तो ये होगा नहीं, क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टीज ये उस तरीके से ऑर्गेनाइज ही नहीं हुई। ये कंप्रोमाइज करती हैं, ये एस्टेब्लिशमेंट के पीछे जाती हैं, वहीं से स्ट्रेंथ ड्रॉ करती हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाती हैं और खुद सबकी ये कोशिश होती है कि उनके साथ मिलकर इक़्तिदार में आ जाए, जो कि आप देख रहे हैं और मैं भी 40 साल से देख रहा हूँ। तो जब तक पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर रिफॉर्म ना हो, अवाम की से ना हो, अवाम से ये खाली वोट जो लिए जाते हैं ना, ये इस तरीके से वोट लेके आप उसको जमहूरियत जैसे भी, आई डोंट नो ये जमहूरियत इन्होंने किस चीज़ का नाम रखा है, मुझे तो 40 साल में वो जमहूरियत नज़र नहीं आई। जो अपोजिशन में होते हैं वो ज़रा डिफरेंट राग अलापते हैं जमहूरियत का। अदरवाइज ये पॉलिटिकल पार्टीज आपको पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग और स्टेबलाइज मुल्क नहीं दे सकती, क्योंकि इनके अंदर जो जिस तरीके की जमहूरियत पार्टियों के अंदर है वही आपको पार्लियामान में और वही आपको बाहर नजर आती है। उससे तो स्टेबिलिटी थोड़ा मुश्किल नजर आता है, क्योंकि ये अपने आप को स्ट्रेंथ नहीं कर सके, ऑर्गेनाइज नहीं कर सके। देखें, जो पॉलिटिकल है ना, वो दिखाने की जरूरत नहीं होती, वो आपको आपके माइंडसेट में होता है और वो पब्लिक को नजर आ जाता है कि जमहूरी अंदाज क्या है और किस तरीके से जमहूरियत को परवान चढ़ाया जा सकता है। अभी तो मुझे नियर फ्यूचर में तो उसका कोई चांस नजर नहीं आ रहा। मंसूर साहब, यही सवाल आपसे करना चाहूँगी, जो ये जमहूरियत का फुकदान है अपेरेंटली, जिसका मोहसिन बेग साहब भी जिक्र कर रहे थे, कितना बड़ा ये सवालिया निशान है और ये जो कौमी सियासत है कितना ज़्यादा वीक कर रहा है इसको? 100% मुत्तफिक हूं मोहसिन बेग साहब से। देखिए, मैं तो ये मानता हूं कि निज़ाम आपके यहाँ कोई भी हो उसे डिलीवर करना चाहिए। मैंने बात की कि पॉलिटिकल हमारे यहाँ जो सिस्टम है उसको मैनेज करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि वो सिस्टम है वो मैनेज नहीं है, तो लोग इसी तरह से देख रहे हैं कि जी आपके इनस्टेबिलिटी है। आप यहाँ पर कोई भी निजाम लेकर आ जाए, हमारे पड़ोस में भारत है, कोई वहां पर आइडियल जमहूरियत का निजाम नहीं है। बांग्लादेश, हमारे पड़ोस में अफगानिस्तान है, कोई वहां पे जमहूरियत नहीं है। ईरान में कोई आइडियल जमहूरियत नहीं है। मशरिक़ वस्ता में कोई जमहूरियत नहीं है। चीन में कोई जमहूरियत नहीं है। रशिया में कोई जमहूरियत नहीं है। इसके साथ जो दीगर रियासतें अब तो काफी अरसा हो गया जो रशियन फेडरेशन के हिस्सा की रियासतें, वहां कोई जमहूरियत मौजूद नहीं है, लेकिन वो डिलीवर कर रही है। तो हमारे यहाँ निजाम बदलते रहते हैं या पार्टियां या शक्लें बदलती रहती हैं, लेकिन हम डिलीवर नहीं कर पा रहे। अगर यही निजाम अपने आप को डिलीवर करने पर लगा दे और एक एतमाद कायम कर ले कि वो काम जो
पिछली हुकूमतें नहीं कर सकी, या ये जमहूरी हुकूमतें नहीं कर सकी, या ये नीम जमहूरी हुकूमतें नहीं कर सकी, या ये जो हुकूमत कर सकती है, तो ये बड़ा बेहतर होगा कि दुनिया को एक बार ये यकीन तो मिले कि पाकिस्तान में एक ऐसी हुकूमत है जिसे बैनुल-अक़वामी तौर पर कबूल किया जाता है, कौमी तौर पर कबूल किया जाता है, और वो मुल्क के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर पर, माशी तरक्की के जो मराहिल है उन पर बहुत तेजी से काम कर रही है और बहुत सिंसियर है। तो ये अगर फील्ड मार्शल साहब कर लें इन तमाम चीजों के साथ, तो ये जो हमारे इंटरनेशनल ताल्लुकात हैं वो भी कन्वर्ट हो सकते हैं तरक्की की राह में, तरक्की की बेहतरी में। और जो हमारी फौजी कुव्वत है जिसका हमने मुजाहरा किया, दुनिया में मनवाया, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी वजह से हमें बड़ी कामयाबियां मिली हैं, वो भी मजीद ट्रांसलेट हो सकती है हमारी तरफ में। असल चीज़ है ज़रूरत इस समर की ही है कि इस अपॉर्चुनिटी को हम जितने हद तक अवेल कर सकें हम अवेल करें। मोहसिन बेग साहब, आप सवाल कर लेते हैं 28वीं तरमीम के हवाले से। 28वीं जो तरमीम है क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि र्यूमर्स तो बहुत ज़्यादा हैं। कौन कौन से इख्तियारात हैं जो सूबों से लेकर वफाक को मिल जाएंगे? फिर वोटर्स की उम्र की हद का भी जिक्र किया जा रहा है। इसके अलावा क्या अहम चीज़ें हैं जो इस तरमीम में होने वाली हैं, और क्या अवाम का कुछ सोचा है इस तरमीम में किसी ने? अवाम का पहले कभी किसी ने सोचा हो तो वो बताइए, अदरवाइज 28वीं तरमीम का अभी कोई मसद्दा, कोई चीज़ टेबल पे नहीं है। अफवाह जरूर हैं, लेकिन फिलहाल गवर्नमेंट के पास या उनकी इत्तेहादी टीमों के पास, जो पार्टीज हैं उनके साथ हैं गवर्नमेंट में, उनके पास भी कोई ऐसी चीज ना डिस्कशन में आई ना पेश की गई। तो मैं समझता हूँ ये अभी तक हवा में ही है 28वीं तरमीम। अच्छा मोहसिन बेग साहब, ये जितनी भी तरमीम हुई हैं, अभी रिसेंटली हम 27वीं तरमीम की बात करें, सारी चीज़ें पहले हवा में ही होती हैं, लेकिन एक हल्की सी आवाज़ निकल जाती है और फिर उसी आवाज़ से जो है हम देखते हैं कि तरमीम हो जाती है और अचानक से तरमीम हो जाती है। तो 28वीं की भी जो बात हुई है, कुछ ना कुछ तो कॉन्टेक्स्ट होगा पीछे, अंदर की खबरें आपके पास होती हैं, क्या खबरें हैं बताएं? देखें, अभी तक तो गवर्नमेंट के पास कुछ नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि गवर्नमेंट को शायद ऐन मौके पे हाथ में पकड़ा दिया जाए कि ये पास करवा ले, लेकिन मुश्किल होगा अनटिल कि आपकी जो इत्तेहादी पार्टीज हैं उनके साथ आप डिस्कशन में लाए, एमिकेबली उस पे उनको राजी कर ले। उसमें आई डोंट नो, जो मेरी फैम में आता है वो तो NFC अवार्ड है जो मेन है, यहाँ जो BASP है उसका जो शेयर है, नेचुरली फेडरल गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं, सूबे NFC अवार्ड लेने के बाद डिफेंस बजट, डिफेंस का जो पेंशन फंड है और इसी तरह BASP है, हालांकि वो सारे सूबे भी उससे मुस्तफीद होते हैं। ये एक दो चीजें हैं जिसके ऊपर मेरे ख्याल में 28वीं तरमीम वो लाएंगे कि NFC को दोबारा से इन चीजों को, डिफेंस बजट को निकाल के फिर डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तो उसके अलावा तो इन्होंने 27वीं तरमीम में तकरीबन सारी चीजें डाल के अप्रूव करवा ली हुई हैं। तो अभी तक, आज दिन तक तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को कोई चीज ऐसी नहीं मिली जिसके ऊपर मैं कह सकूं कि 28वीं तरमीम जो है वो आ रही है। चलें देखते हैं कि फ्यूचर में क्या कुछ होने जा रहा है। मसूद साहब, मुस्तकबिल के इंतखाबात के तरीक़ा कार पर भी सुना है कि ये तरमीम अगर होती है, ये आती है तो असरअंदाज होगी, क्योंकि वोटर्स की जो उम्र की हद है वो 18 से 25 कर दी जाएगी। क्या कहेंगे आप इस पर? मुझे मुश्किल लगता है कि ये फैसला किया जाए, और अगर, क्योंकि अभी तक कोई मुसव्वदा मौजूद नहीं है, ये सुनी जा सकती है इस वक्त तक ये सिर्फ अफवाहें हैं या ये इस मुसद्दे का कोई हमारे पास सनद मौजूद नहीं है, तो इस पर मेरे ख्याल में बात करना लाहासिल होगा। हाँ, बिल्कुल ये दुरुस्त बात है कि NFC अवार्ड जो है उसका मसला है, विफाक कमजोर हुआ है 18वीं तरमीम के बाद, उसको मजीद पैसे चाहिए। सुनने में यह आ रहा है कि 10% सूबों का जो शेयर है वो चाहता है कि विफाक के हवाले वो किया जाए। चीजें हैं कुछ, इलेक्शन का जो निजाम है उसको तब्दील किया जाएगा, तो इसके बारे में भी सिर्फ अफवाहें हैं, तो इस पर मेरे ख्याल में बात करना बनता है। बिल्कुल सही है। नाज़रीन, मेरे पैनल की राय आप जान रहे हैं। अभी हमें ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम मुल्क की सियासी सूरत हाल पे बात करेंगे, और ख़ास तौर पे हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करेंगे, उसके मुस्तकबिल की बात करेंगे और इंटरनल बहरान की बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। मोहसिन बेग साहब, आपसे सवाल करना चाहूँगी। बात कर लेते हैं मुल्क की सियासी सूरत हाल की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हम बात करते हैं। एक मुलाकात हुई है, उसके बड़े चर्चे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला की चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली ख़ान और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के दरमियान ये अहम मुलाकात हुई है। क्या हो सकता है इस मुलाकात में, क्योंकि बहुत सी कयास आराइयाँ हैं सियासी हलकों में जिन्होंने जन्म ले लिया है। कैसे देखते हैं आप इस मुलाकात को? देखिए, जहाँ तक इंटीरियर मिनिस्टर साहब का तल्लक है, या ये जो दो मिलने वाले हैं, इन तीनों के हाथ में कुछ नहीं है जो डिसीजन कर सके कि कुछ हो सकता है।
मोहसिन नकवी साहब कोई फैसला कर सकते हैं, डील क्या हो सकती है। मेरे नजर में तो कुछ नहीं। उनको चाहिए खान की रिहाई, जो कि मुमकिन नहीं है, अदालतों से होगी, कोई डील से नहीं होगी। उनको चाहिए मुलाकात जेल में बंद के साथ। वो तो आज तक तारीख बताती है कि मोहसिन नकवी साहब जिस भी अहम मामले में पड़ते हैं, मीडिएटर का रोल बड़ा अच्छा प्ले करते हैं। इसमें मीडिएशन नहीं होगी, मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर मीडिएशन कोई करने की कोशिश करेगा तो वो शायद अपनी सीट से भी जाएगा। इसको रिलीफ अगर बानी को मिलेगा हाई कोर्ट से, किसी और का नहीं मिलेगा। और ये मेरे ख्याल में तो नियर फ्यूचर में बाहर नहीं आते। जहां तक वो चीफ मिनिस्टर साहब का या गौहर साहब का तल्लक है, जी। वो इतनी कोशिश करने के बावजूद एक मुलाकात तो बानी से कर नहीं पाए। तो मकसद ये है कि ये मुलाकात हो सकता है किसी और इशू पे हो। लॉ एंड ऑर्डर का इशू है KPK में बहुत ज्यादा। ये मोहसिन नकवी साहब वहाँ ट्रेवल भी किए, उनकी जॉब भी यही है कि सुबह जितने भी टेररिस्ट एक्टिविटीज में बेचारे सपोर्ट चाहते हैं फेडरल से, उनको देनी चाहिए। तो उस इशू पे होगी, लेकिन कोई बैक डोर, कोई इस किस्म की बात मेरे ख्याल में तो नहीं होगी। अच्छा, सही। मसूद साहब, एक तो ये मुलाकात हुई है, इस मुलाकात को आप किस तरह से देखते हैं, किस तनाजुर में हो सकती है? अलीमा खान साहिबा फिर शिकवा करती हुई नजर आ रही हैं कि हमें बताए बगैर ये मुलाकात हुई है, मतलब फैमिली मेम्बर्स को नहीं बताया गया था। आपसी इख्तलाफात, ये मुलाकात और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ओवरऑल जो मुस्तकबिल है। देखिए, दो चीजें तो आप बिल्कुल अच्छी तरह से समझ लें कि एक तो तहरीक इंसाफ के कोई भी मुतालबात बजोर बाजू वो उसको नहीं मनवा सकते। उनको झुकना पड़ेगा, उनको बात करनी पड़ेगी, उसी तरह से जैसे माजी में हुकूमतें डील करती रही हैं, वही तरीका इख्तियार करना पड़ेगा। और दूसरी बात यह कि वही चीज काबिल अमल होगी जो गुफ्तगू इमरान खान से की जाएगी। तहरीक इंसाफ इमरान खान के अलावा और कुछ भी नहीं है। तो इमरान खान से डायरेक्ट बात हो और कोई डील हो तब तो समझ में आता है। इसके अलावा किसी से भी कोई बातचीत हो, उसका कोई नतीजा नहीं निकला, ना माजी में निकला है, ना आगे निकलेगा। क्योंकि जब बात इमरान खान तक जाती है तो फिर वो न सिर्फ इमरान खान को एक बंदा बताता है, फिर जो और मुलाकातें होती हैं तो उनमें दूसरी बातें जाती हैं। तो बड़ा मुश्किल है इमरान खान के लिए कि वो जेल के अंदर बैठकर बाहर के हालात समझकर और उस पर कोई फैसला ले सके। तो जब भी होगा, जब भी बातचीत की जरूरत अगर पड़ेगी, फिलहाल तो इस सिस्टम की जरूरत नहीं है, और अगर जरूरत पड़ी सिस्टम को तो वो इमरान खान से बराह रास्त बात होगी और जो भी होगा देयर एंड देयर वही होगा। इन मुलाकातों का मैं नहीं समझता कि कोई हासिल उसूल होगा। बिल्कुल सही। मोहसिन बेग साहब, शेर अफजल मरतवत साहब ने एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है, पिटीशन दायर किया है। वो कह रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उन्हें बहाल किया जाए बतौर वजीर आला KP। तो क्या कहेंगे आप? अब ये एक नया जो किस्सा है वो शुरू हो जाएगा? देखिए, पटिशन से तो कोई चीफ मिनिस्टर ना चेंज होगा ना बहाल होगा। नेचुरली ये जो चीफ मिनिस्टर अफरीदी साहब हैं, इनको वोट तो PTI के लोगों ने दिए और फुल वोट मिले इनको। और गंडापुर साहब ने खुद रिजाइन किया। तो ये पटिशन आई डोंट नो, उन्होंने शायद गरज में डाल दी हो इस चीफ मिनिस्टर के खिलाफ। अदरवाइज मैं नहीं समझता कि चीफ मिनिस्टर जो फुल मैंडेट PTI के वोट लेके आया, एक वोट भी उनका इधर से उधर नहीं हुआ, तो उसको पिटीशन के जरिए ना हटाया जा सकता है, ना अली अमीन गंडापुर को लाया जा सकता है। मेरे ख्याल में जस्ट स्टंट, उनका कोई पर्सनल ग्रज हो तो मुझे नहीं पता। अदरवाइज तो इस पिटीशन को दायर करने का कोई मकसद मुझे नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल सही है। यही सवाल मैं आपके सामने मसूद साहब रखना चाहूँगी कि अली अमीन गंडापुर साहब को बहाल किया जाए। शेर अफजल मरवत ने जो पिटीशन दायर की है, एक तो ये, और दूसरा सर आपकी तो मुलाकात भी हुई है सुहेल आफरीदी साहब से। कैसे देखते हैं आप जो उन्हें रिप्लेस किया अली अमीन गंडापुर को और फिर उन्हें लेके आए हैं, आफरीदी साहब को लेके आए हैं, तो आपको लगता है कि जस्टिफाइड है ये? देखिए, ये इमरान खान का फैसला है, उनकी पार्टी का फैसला है। अली अमीन गंडापुर जो है उन्होंने अपने आप को खासी हद तक अलाइन कर लिया था रियासती इदारों के साथ और हुकूमत के साथ, और वो चीजों को मिलजुल कर आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। यही वजह थी कि सोहेल आफरीदी को लाना पड़ा, और सोहेल आफरीदी ने आने के बाद जो है वो ये कहा कि मैं मज़ाहमत का चैंपियन हूँ, मुझसे अच्छी मज़ाहमत कोई नहीं कर सकता। लेकिन हमने देखिए अब तक जितना भी वक्त गुजरा उसमें वो मज़ाहमत नहीं कर सके जो मज़ाहमत उनको करनी चाहिए थी, जो नतीजा केस होती। तो वो नताइज तो हासिल नहीं हो रहे, लेकिन पटिशन के जरिए वाकई कोई वजीर आला तब्दील नहीं हो सकता। अगर इमरान खान साहब फैसला करेंगे कि किसी और को लगाना है तो एक उसका प्रोसेस है जो असेंबली के जरिए होता है, वहां पर वोटिंग होगी और फिर जिसको वोट पड़ेगा
तब तो मुमकिन है कि इनसे इस्तीफा लिया जाए और किसी और को बनाया जाए, लेकिन ये पटिशन वगैरह से नहीं होगा ये मामला हल। मवाजना करना अली अमीन गंडापुर का और सुहेल आफरीदी का, मेरे ख्याल में ये जरा मुख्तलिफ बात होगी। ऑरेंज को एप्पल से मैच करने वाली बात होगी, ये बिल्कुल अलग चीज़ है, वो बिल्कुल अलग चीज़ थी। बिल्कुल सही है। इसको कंक्लूड करते हैं। मोहसिन बेग साहब, मफाहमत की कोई सूरत नज़र आ रही है कि आपको लगता है कि ये जो इतना कियोस क्रिएट हुआ है ये किसी सूरत थमेगा आने वाले दिनों में? मेरे ख्याल में तो कोई कियोस नहीं है। पीटीआई जिस तरह से सियासत करना चाह रही थी, उन्होंने आज तक किसी प्रिंसिपल लोगों से ना मिलने की कोशिश की जब वो इक़्तिदार में थे, और फिर जिस तरीके से उन्होंने अपने ओपोनेंट्स को जेलों में डाला और किसी पॉलिटिकल पार्टी से बात करने की कोशिश नहीं की, उसकी वजह यही है कि अगर आपने सियासत करनी है और सियासत से विन ओवर करना है तो वो सिर्फ उसका हल सियासत है। वो कहते हैं मैंने तो बात ही इस्टेब्लिशमेंट से करनी है, वो इंटरेस्टेड नहीं है। अब जाके इनको ये थोड़ा सा यकीन हुआ, जिस मौलाना फजलुर रहमान के बारे में जो गुफ्तगू ये जलसों में और खुद कर रहे थे, फिर उसके पास जाना पड़ा। यही जो अचकज़ई साहब हैं, इनके बारे में जो इमरान खान गुफ्तगू कर रहा था और जो एक्शन कर रहे थे, देखें फिर वहीं जाना पड़ा। तो मकसद ये कि आपको थूक के चाटना पड़ रहा है। आपने जो कुछ किया अपने दौरे इक़्तिदार में और जिस बुलंदी पे आप अपने आप को समझ रहे थे, सियासत में इस तरह नहीं होता। आपको सियासी रवादारी रखनी पड़ती है। आपको जितनी भी पार्लियामान में जमाते हैं, आपने उनको साथ मिलकर चलना था, लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया। और अभी भी आप कहते रहे नहीं इस्टेब्लिशमेंट और ये जो पॉलिटिशियन या गवर्नमेंट है, इनसे बात नहीं करूंगा, तो एंड ऑफ द डे वो तो आपसे बात करेंगे नहीं, ना उनको करने की जरूरत है। दे आर इन अपर हैंड। आपने उनके बारे में भी जो गुफ्तगू की, जिस किस्म की इस फौज के एस्टेब्लिशमेंट के बारे में, मेरा नहीं ख्याल कि वो इसके साथ कभी गुफ्तगू करेंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, आपका पॉइंट आ गया। मसूद साहब, यही सवाल आपके सामने रखना चाहूँगी, क्या सियासी बर्फ पिघलेगी और पीटीआई मुस्तकबिल में दोबारा एक बहुत बड़ी सियासी कुव्वत बन के उभरती हुई आप देख रहे हैं? देखिए, अभी तो फासले बहुत ज्यादा हैं, लेकिन इस मुल्क में सब कुछ हुआ है और कई मरतबा चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो नून लीग हो, इनकी क़यादतों को जिला वतन भी होना पड़ा है और ये जेलों में भी रहे। लेकिन भुट्टो साहब को तो फांसी भी हो गई और वो उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट थी और फिर वो एस्टेब्लिशमेंट यानी जिया के दौर में ही डील हो चुकी थी बीवी की। वो तो जब आई तो जिया का इंतकाल हो चुका था। तो कहने का मतलब ये कि कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए रवैयों को तब्दील करना बहुत जरूरी है। क्या जेल से रवैया तब्दील होगा? अगर वहां से रवैया तब्दील होगा तो हो सकता है बर्फ पिघल सके, क्योंकि कुछ भी हरफ आखिर नहीं होता सियासत में। लेकिन रवैये तब्दील होते नजर नहीं आ रहे और फिर सियासी मजबूरियां भी हैं। अगर इमरान खान ने अपना रवैया तब्दील किया और डील का तासुर आया तो उनकी सियासत खतरे में पड़ जाएगी, और अगर वो बाहर नहीं निकलते तो उनकी सियासत वैसे भी खतरे में पड़ेगी। बिल्कुल सही, और सबसे ज़रूरी ये है कि रवैये में तब्दीली होनी चाहिए। रवैये में तब्दीली हो तो शायद सूरत हाल जो है वो बेहतर हो जाए। बहुत शुक्रिया सीनियर एनालिस्ट मोहसिन बेग साहब, और हमारे साथ एंकर एंड एनालिस्ट मसूद रज़ा साहब मौजूद थे और हम पूरी सिचुएशन पे बात कर रहे थे। नाज़रीन, अभी हमें ब्रेक पर जाना है। ब्रेक से वापस आएंगे तो सिर्फ बात होगी आम आवाम की, बात होगी बजट की। माहिर मैशत डॉक्टर खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद होंगे और उनसे हम जानेंगे कि आने वाला बजट क्या आवाम दोस्त होगा या आवाम पर मज़ीद कहर ढाएगा। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाजरीन, ये जो वक्त चल रहा है इसको बड़ा गोल्डन पीरियड कहा जा रहा है, क्योंकि सिफारती महाज पे तो हमें बड़ी कामयाबियां मिल रही हैं और ये कहा जा रहा है कि इस अपॉर्चुनिटी का जिस हद तक फ़ायदा उठा सके पाकिस्तान उसे उठाना चाहिए, ताकि मौशी मैदान में भी इसके समरात नजर आएँ और आम आदमी को फ़ायदा हो सके। इस पूरी सूरत हाल पर बात करने के लिए, फिर बजट की भी आमद है, इस बजट से क्या उम्मीदें रखें, इस पर बात करने के लिए हमें सीनियर माहिर मैशत डॉक्टर खाकान नजीब साहब ने ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे, ये जो अपॉर्चुनिटी है और ये जो गोल्डन पीरियड है, इसको हमने किस तरह से अवेल करना है, इस अपॉर्चुनिटी से किस तरह से फ़ायदा उठाना है कि जो सिफारती कामयाबियां हैं उसके समरात हमें मौशी मैदान में भी नज़र आएँ? ये देखिए, पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक इश्यूज हैं वो बड़े फंडामेंटल इन नेचर हैं। जो पाकिस्तान की इस वक्त एक स्टेबिलिटी है, जिसका मतलब है कि कीमतों के बढ़ने में एक नुमाया कमी आ गई थी मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट से पहले। पाकिस्तान की जो बैरूनी खसारा था वो भी संभल गया था। बहुत से टैक्सेस का इजरा करके एक लोकली जो हमारा, जिसको आप मालियाती खसारा कहते हैं, वो भी संभल गया था, यानी कि जो हम खर्च करते हैं और जो हम कमाते हैं। और इसी तरह एनर्जी की कॉस्ट्स को रीहैश करके एक एनर्जी की जो जिसे कहेंगे सर्कुलर डेट, जिसको आप आम फहम ज़बान में कहते हैं, उसके भी बढ़ने में कमी आ गई थी।
ये बातें बिल्कुल दुरुस्त हैं। ये आईएमएफ का वो प्रोग्राम का इजरा है। जब आप आईएमएफ से एंगेज करते हैं तो डिमांड को कम करके इकोनॉमी को स्लो करके, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ 3.5% पे आ गई, जबकि 2.5-3% तो हमारी पॉपुलेशन की ग्रोथ है। ये थी वेयर वी स्टूड, और कोशिश ये की जा रही थी कि स्ट्रक्चर्स को तब्दील करें मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट से पहले, ताकि हम बढ़ सकें टुवर्ड्स, जिसे आप कहते हैं, एक ग्रोथ पाथ। पाकिस्तान ने जब मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो फिर वही चीज हुई कि जो हमारे स्ट्रक्चर्स की खामियां थी उसको अया कर दिया, बट अथॉरिटीज ने अच्छा हैंडल किया, ऑयल की किल्लत नहीं हुई, दो प्राइस का पास थ्रू बहुत ज्यादा हुआ, और वो भी इसलिए कि एक पेट्रोलियम लेवी 60-70-80 होती गई, 80-80 पेट्रोलियम पे, बोथ प्रोडक्ट्स पे, पेट्रोल और डीजल पे थी, उसका इजरा करना पड़ा, और आपको 415 रुपए की ऊपर पेट्रोल की कॉस्ट जो है वो दिखाई दी जी। अब जहां खड़े हैं वहीं पे खड़े हैं कि स्ट्रक्चर्स को तब्दील करें, और जो कामयाबी फॉरेन डिप्लोमेसी की, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी की, दुनिया के साथ अच्छे ताल्लुकात की ये आपने हासिल किया, उसको मोनेटाइज कैसे कर सके। चाइना से दोस्ती तो अपनी जगह, पर उनकी इंडस्ट्री पाकिस्तान में आकर कमा कर बाहर चीजें लेकर जाए, या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करे या मैनेजमेंट ट्रांसफर करे, वो एक फर्क कहानी है। सही, बिल्कुल सही है। डॉक्टर साहब, ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तान की मईशत में इस्तेहकाम का इशारा दिया है, लेकिन सर ऐसा क्यों होता है कि जो सरकारी अदाद-ओ-शुमार हैं या ये रिपोर्ट्स हैं ये कुछ और कह रही होती हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और होती है। अब बजट की भी आमद है, क्या एक्सपेक्ट करें आम आदमी, क्योंकि आम आदमी को आम फहम ज़बान में हम यही कहते हुए सुनते हैं कि महंगाई में इजाफा हो रहा है, हमारी क़ुव्वत ख़रीद हर गुजरते दिन के साथ कम होती जा रही है, और बजट के लिए भी वो तैयार हैं कि जैसे ही बजट आएगा तो मज़ीद जो टैक्सेस का बोझ है वो अवाम पर डाल दिया जाएगा। तो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड ऑल दीज पॉइंट्स। आप ठीक कह रही हैं जी। जिस तरह महंगाई पिछले चंद सालों में 29% पे गई, फिर थोड़ी नीचे आई, फिर 12 हुई, फिर 7-8 के करीब हुई, तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि महंगाई में कमी आ गई है, यानी कि महंगाई के बढ़ने की शरह में कमी आई है। सो एक शख्स जो 100 रुपए की चीज लेता था वो 129 की ली उसने, फिर ऊपर 12% बढ़ी, फिर 6%, 7% बढ़ी अगले साल में। सो उसने तो यही फील किया कि मेरी तनख्वाह तो उस तरह नहीं बढ़ी, पर मेरी कुव्वत खरीद जो है वो टूटी है। अब मैं वो, अगर 150 की हो गई है चीज, तो या तो मैं वो चीज आधी किलो लूं या मैं वो चीज ना लूं। सो ये बात दुरुस्त है आपकी। जो ऑफिशियल आदादो शुमार भी हैं वो यही बताते हैं जवेरिया कि इंसान जो इस वक्त हैं, चूंकि एम्प्लॉयमेंट भी उस तरह नहीं क्रिएट हो रही, उनको एक तकलीफ है, स्टेबलाइजेशन का एक बोझ पड़ा है पूरे, जिसे कहते हैं, हमारे मैन्युफैक्चरिंग पे, हमारे पर्सनल इनकम टैक्स पे। पसंद लेट्स से कि यू आर वन ऑफ द बेस्ट एंकर्स, आप 1 करोड़ से ऊपर कमा रही हैं, अगर आप कमा रही हैं तो हम आपको 38% टैक्स करें, which is probably regionally the highest taxes. देखिए, this budget is truly important, और ये बात मैं इसलिए कहता हूँ कि ये बजट सिर्फ आपका इस तरह का बजट नहीं है कि ये देकर आप खत्म कर देंगे। ये बजट डिफाइन करेगा कि आपकी आईएमएफ की जो एंगेजमेंट है, जो कि अगले साल खत्म होने वाली है, क्या आप उसमें से निकल सकते हैं कि नहीं निकल सकते। आज भी अगर आप मैन्युफैक्चरिंग पर जो टैक्स हमने लागू किए हुए हैं उसमें से नहीं निकलेंगे, जिसका मतलब ये है कि जो सुपर टैक्स है ये पॉइंट जरा समझाइएगा, जो आपने कहा है कि आईएमएफ की एंगेजमेंट जो अगले साल खत्म होने जा रही है। सर ये समझाइएगा, क्या हम आईएमएफ का ये जो एक हमारे ऊपर प्रेशर है और ये एक हमने इसके कंधे पे बंदूक रख के चलाई होती है, क्या हम इससे कभी निकल पाएंगे, और इस एंगेजमेंट से क्या मुराद है? पाकिस्तान ने जवेरिया 24 आईएमएफ के प्रोग्राम्स एंटर किए हैं जी। दूसरी बात यह है कि 24 कंप्लीट कभी नहीं किए। लॉन्ग टर्म कंप्लीशन बहुत कमजोर है पाकिस्तान की। सो अगर उनके रिफॉर्म्स थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि स्टेबलाइजेशन की हद तक अच्छे भी थे, पाकिस्तान प्रोग्राम में जाता है, पहले 2-4 किस्तें लेता था और वापस आ जाता था और ऑप्ट आउट कर जाता था। 2013-16 का वो वाहिद प्रोग्राम है जवेरिया जो पाकिस्तान ने इन टोटलिटी कंप्लीट किया, और हमारे रिजर्व $24 अरब पे चले गए थे। फिर चले कोई पॉलिटिकल इवेंट्स टुक ओवर, और ये बात मुझे इसलिए मालूम है जवेरिया कि आई रैन दैट प्रोग्राम फॉर पाकिस्तान, आई एंकर्ड दैट प्रोग्राम फॉर पाकिस्तान। अब अगर निकलना है अक्टूबर 2027 में, यानी कि अगले साल में आईएमएफ का ये प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आईएमएफ की बैसाखियों के बगैर मुल्क को चलाएं, तो आपको इस बजट में फंडामेंटल कॉल्स करनी पड़ेंगी एक्सपेंडिचर को ठीक करने के लिए।
ठीक। अपने जो टैक्सेस हैं जो आपने बहुत ज्यादा लगाए हुए हैं उनको ठीक करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग पे पर्सनल इनकम टैक्स, विदहोल्डिंग टैक्स, टर्नओवर टैक्स, इन सब रेजीम्स को ठीक करना पड़ेगा और आपको मूव करना पड़ेगा एनर्जी को बहुत ज्यादा स्ट्रक्चरली करेक्ट करने के लिए और जो उस पे भी टैक्सेस हैं उनको ठीक करने के लिए। अगर ये एक नॉर्मल रन ऑफ द मिल बजट होगा जिसमें 13,000 का हदफ अगले साल 15,000 कर दें, 4 नए टैक्सेस लगा दें, माइनर चेंजेस करें, तो फिर जो स्ट्रक्चर है अंडरलाइंग टैक्स का जो कि अनइवन है, अनफेयर है, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली इक्विटी नहीं दिखाता, तो आप इसी मुश्किल में फंसे रहेंगे जहां पे फंसे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक आम आदमी का सवाल यहाँ पे ये बनता है कि कितना इंपॉर्टेंट टाइम आने वाला है, कि इतना इंपॉर्टेंट इवेंट आने वाला है, तो क्या इसके लिए जो सारी रिफॉर्म्स जिनका आपने जिक्र किया है, क्या इस पे काम हो रहा है कि हम वक्त से पहले प्रिपेयर्ड हों और जब ये वक्त आए तो हम ये सारी रिफॉर्म्स करके हम IMF से जान छुड़ा सकें? It's this is $1 million question. जो डेवलपिंग ममालिक हैं वो इसलिए कमजोर नहीं हैं या वो इसलिए उनकी जिसे कहते हैं ग्रोथ 6-7-8% नहीं होती सालाना, या उनकी फीकस आमदन दुनिया जो डेवलप्ड है उस तरह की $10,000, $11,000, $15,000 नहीं है। पाकिस्तान की $1,600 की फीकस आमदन है, इसलिए कि द कैपेबिलिटी, द एबिलिटी, द ह्यूमन रिसोर्स नेसेसरी इन सारे कामों के लिए जो मैंने आपके सामने रखे हैं वो नहीं होती। मैं उम्मीद रखता हूं कि अथॉरिटीज इस वक्त बड़ी जिसे कहते हैं डेफ, बड़ी कॉग्निसेंट होंगी इस चीज से कि हमें इतनी ही जिसे कहते हैं डीप इकोनॉमिक मैनेजमेंट और चेंजेस करने हैं जो मुल्क के अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स को लोगों की प्रॉस्पेरिटी के लिए तब्दील कर सके। जो बोझ है इस वक्त फॉर्मल सेक्टर पे वो उठाएं, रिटेल, होलसेल, पाकिस्तान का एग्रीकल्चर, इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्सेशन, ये सब कर सकें, मसावी बुनियादों पर ये काम कर सकें और हुकूमत के 43 डिवीजन, 60, 70, 80 ऑटोनमस बॉडीज जो बंद होने वाली हैं, ये सब काम कर सकें। जो काम वफाक का नहीं है, वफाक उस पर पैसे खर्च ना करे, जो काम सूबों ने करना है वो करें, जो लोकल गवर्नमेंट्स का काम है लोकल गवर्नमेंट्स बने। That is Pakistan's reality. अच्छा डॉक्टर साहब, एक जनरल परसेप्शन पता है क्या है? वो ये है कि पाकिस्तान में अच्छे इकोनॉमिस्ट नहीं है और पाकिस्तान को बाहर से जो इकोनॉमिस्ट हैं वो हायर करने पड़ते हैं और बाहर से अगर इकोनॉमिस्ट आते हैं तो उन्हें पाकिस्तान की इकोनॉमी की समझ नहीं है। लेकिन मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करती। मेरी आपसे भी बहुत दफ़ा गुफ्तगू हुई है, बहुत अच्छी अच्छी रिफॉर्म्स आपने बताई हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्लान्स आपने बताए हैं। आपसे मेरा ये सवाल है कि हमारी इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए जो हमारे पाकिस्तान में बेहतरीन इकोनॉमिस्ट हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं, क्या उनकी खिदमात को हासिल किया जाता है? क्या उनकी जो तजुर्बात हैं, उनकी खिदमात, उनसे फ़ायदा उठाया जाता है? डॉन अखबार में 2023 में मैंने एक आर्टिकल लिखा था, उसका नाम है ट्रूली अनलकी। मैं कभी नेगेटिव आर्टिकल लिखता नहीं हूँ। उसमें मैंने ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि आपने अपनी सोच को ना आउटसोर्स किया हुआ है टू आउटसाइड स्टेक होल्डर्स। पावर डिवीजन, मतलब पावर हो वो आप मल्टीलैटरल से चलवाते हैं, फिजिकल पूरा IMF चलाती है। आप कभी मौका तो दें। जब मनमोहन सिंह आए थे वो एक स्ट्रॉन्ग टीम ऑफ इकोनॉमिस्ट ही लाए थे, सब लोकल थे। IMF को उन्होंने अलविदा कह दिया था और फिर 10 से 12 साल इकोनॉमी को खुद रन किया, लिबरलाइजेशन, डीरेगुलेशन, प्राइवेटाइजेशन, टैक्सेस के मुसावी निजाम पे। और आज आप जो इंडियन इकोनॉमी की स्ट्रेंथ देखते हैं, इसी तरह चाहे जनरल पार्क हो साउथ कोरिया में, उन्होंने भी यही कहा था कि ईदर यू एक्सपोर्ट और आई विल टेक ओवर योर इंडस्ट्रीज। उन्होंने एक रिफॉर्म कमीशन बनाया, लोकल जो जिसे कहेंगे टेक्नोक्रेट्स थे उनको लाए। ली कुआन यू अपने ब्यूरोक्रेट्स को अच्छी तनख्वाह इसलिए देते थे, वो कहते थे कि यू आर द टेक्नोक्रेसी जिसने इस मुल्क को चलाना है। इस चीज को बिलीव करें कि लोकल डॉक्टर्स को जब तक 10 साल की लोकल सर्जरी करने का मौका नहीं मिलेगा, इसका कतई तौर पे ये मतलब नहीं है कि पॉलिटिशियंस का एक अपना रोल है, एक फर्क किस्म का रोल है। वो लीडरशिप फराहम करते हैं, वो कनेक्ट हैं बिटवीन द पीपल एंड द अथॉरिटीज। बट अथॉरिटीज देमसेल्व्स जो हैं वो एक टेक्नोक्रेसी पाकिस्तान में हैज गॉन मिसिंग। इसीलिए हम आउटसोर्स थिंकिंग पे हैं, ना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। और फिर आपको पता है हम कह देते हैं ये तो कंडीशनलिटी कहीं बाहर से आई है जी, हम क्या करें। अगर हम सब खुद कर रहे होंगे तो हम कभी भी ये नहीं कह पाएंगे। हम यही कहेंगे कि अगर गलती है तो हमारे लोकल डॉक्टर्स की है, सुधारनी भी उन्होंने है। पाकिस्तान इन द नेक्स्ट 5 years कैन स्टार्ट टू लुक वेरी डिफरेंट। मैं हमेशा बहुत बुलिश रहता हूँ पाकिस्तान पे, इसलिए कि अगर हमने वो काम किए ही नहीं है जो टैक्स के निजाम को मसावी बनाएं, जो एनर्जी सेक्टर में कंपटीशन लाएं, जो SOEs को प्राइवेटाइज करें, तो हम कैसे कह सकते हैं कि पाकिस्तान ठीक नहीं है? जब ये काम कर लेंगे एंड देन यू डोंट गेट द राइट आंसर्स, कम बैक टू मी एंड आस्क मी कि डॉक्टर साहब आप तो ये सब कुछ कहते थे, हमने सब कुछ कर लिया है। जी। पाकिस्तान इज
जिस तरह इस वक्त इकोनॉमी बिहेव कर रही है, एक स्टेबलाइजेशन का मोड है, उसी में बिहेव कर रही है। इन्वेस्टेबिलिटी, इन्वेस्टमेंट एटमॉस्फेयर को ठीक करना, ये फर्क बातें हैं। ग्रोथ का फ्रेमवर्क क्रिएट करना, ये फर्क बातें हैं। ना ही ग्रोथ का वो आइडियल फ्रेमवर्क है किसी ने डेवलप किया और उसको इतनी आसानी से कम्युनिकेट किया अक्रॉस पाकिस्तान कि हम ये करने जा रहे हैं। ग्रोथ इज नॉट अ नंबर, इट्स अ फ्रेमवर्क जिसमें हर एक ने अपना रोल प्ले करना है फॉर अस टू गेट देयर। पाकिस्तान पे बहुत उम्मीद रखिए, लोगों को मैं हमेशा अच्छा, उम्मीद की डॉक्टर साहब आपने बात की है, ये आखिरी सवाल मैं बजट के हवाले से करना चाहूँगी। क्या आम आदमी बजट के हवाले से अभी भी कोई उम्मीद लगा के रखे और आम आदमी आखिर कब खुशहाल होगा? यही आम आदमी का सवाल है। देखिए, आम आदमी तब खुद खुशहाल होगा कि अगर स्ट्रक्चरली बजट को तब्दील करेंगे। अगर नहीं भी करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि कुछ छूट मैन्युफैक्चरिंग पे, कुछ छूट पर्सनल इनकम टैक्स पे, जो 50,000 वाला टैक्स दे रहा है उसकी लिमिट बढ़ के 60-70 हज़ार कर देनी चाहिए। इसी तरह कुछ और चीजों पे, टेलीकॉम पे कुछ छूट आपको दिखाई देगी, बट दैट विल नॉट फील फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान, कि वो वाकई फील कर जाएं कि तब्दीली इतनी ज्यादा डीप थी कि दे कैन फील द डिफरेंस इन देयर डेली लाइफ। उसके लिए द रियल टेस्ट इज कि पाकिस्तान के बजट के स्ट्रक्चर में इतनी तब्दीली आ जाए कि टैक्स के निजाम को इतना मसावी कर दिया जाए कि रेट्स को ड्रास्टिकली ड्रॉप कर दिया जाए। आई थिंक दैट स्टोरी स्टिल हैज टू बी रिटन इन पाकिस्तान। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया डॉक्टर खाकान नजीब साहब, सीनियर इकोनॉमिस्ट हमारे साथ मौजूद थे और बहुत अच्छी अच्छी रिफॉर्म्स की बातें कर रहे थे और ये भी बात कर रहे थे कि जब तक हम तब्दीली लेके नहीं आएंगे, जब तक जो हमारे प्लान्स हैं उनको हम एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, तो हम कैसे कह सकते हैं कि पाकिस्तान में ये सब कुछ नहीं हो सकता और पाकिस्तान की जो मईशत है वो बेहतर नहीं हो सकती और आवाम खुशहाल नहीं हो सकती। आवाम की खुशहाली के लिए मईशत का स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है और मईशत के स्टेबल होने के लिए ये जो सारे प्लान्स हैं इनकी एग्जीक्यूशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाज़रीन, प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।